कर रहा है या अलग अलग है बेटा? सेम है। सेम है। नैना एक मिनट बेटा, जरा बच्चे अभी भी आ रहे हैं, मैं एडमिट कर लूं। तो बेटा इसमें ब्यूटीन में आपने फॉर्मूला लिखा होगा C4 C4H8। yes. So for butene, ene represent double bond, but only one double bond present. कुछ स्टूडेंट्स ने इसको स्ट्रक्चर जब ड्रॉ किया तो आपने इस तरह लिख दिया कि डबल बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड। आपने क्या किया, जितने भी कार्बन एटम्स हैं उन सभी के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड अगर आपने बना दिया है तो आप देखिए इसके सराउंडेड एटम फिर कितने कम हो जाएंगे। यहाँ पर 2 सराउंडेड एटम है, यहाँ पर एक भी नहीं है, और यहाँ टर्मिनल पर फिर से 2 सराउंडेड एटम है। तो इसका फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट C4H4। ठीक है ना? सो इट इज नॉट एन एल्कीन। क्यों? क्योंकि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट CnH2n। ओके, तो अगर आपने कहीं ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर भी लिया है गलती से, तो उसको आप लोग इसमें हाइड्रोजन की नंबर से काउंट करके और उसको जनरल फॉर्मूले पर सेटिस्फाइड करके देख सकते हो कि इज द गिवन फॉर्मूला बिलोंग्स टू एल्कीन फैमिली और नॉट। ठीक है बेटा, अब जरा इधर देखते हैं। अगर मान लीजिए एल्कीन है तो एक डबल बॉन्ड मुझे बनाना है, तो यहाँ पर मैंने एक डबल बॉन्ड बना दिया है। अब डबल बॉन्ड के बाद अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें टर्मिनल पर है तो इसमें 2 बॉन्ड साइड ओपन है। ये क्या है, टर्मिनल पर है। यहाँ पर इसने कितने बॉन्ड बना लिए हैं, 3 बॉन्ड। तो अब इसमें कितना ओपन साइड है बेटा, 1 कितने बॉन्ड, 1। वेरी गुड। सिमिलरली फॉर दिस 2 2 वेरी गुड। एंड फॉर दिस कार्बन एटम ये फिर से टर्मिनल है 3 तो द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना होना चाहिए किसी भी एक कार्बन एटम पर, 4। टोटल जो है वो 4 होना चाहिए बच्चा। वो सराउंडेड एटम कितने हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर जरा हाइड्रोजन प्लेस करते हैं उससे पहले हम पहले ही काउंट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर जो है अगर गलत है तो फिर उसमें बहुत रब ना करना पड़े, एग्जामिनर को ना पता चले कि मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूं। तो उससे अच्छा होता है कि पहले आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दैट मीन्स कि फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, C4H8, और ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप अपने स्ट्रक्चर को खुद से ही रीचेक कर सकते हैं जब कभी भी आप बनाएंगे इसमें। और ये स्ट्रक्चर्स जो है इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के ऐड होने के बाद ये स्ट्रक्चर्स 12th में भी आते हैं विथ फंक्शनल ग्रुप। अभी इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, केवल ये हाइड्रोकार्बन है तो उसको मैं बता रही हूँ। बट जो फंक्शनल ग्रुप ऐड होते हैं वो सब्सटीट्यूट करते जाते हैं हाइड्रोजन को, स्केलेटन यही होता है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए। अब इसमें सिग्मा और पाई काउंट करना है, तो पाई तो इसमें दूर से ही दिख रहा है कि 1 है क्योंकि डबल बॉन्ड 1 है। अब सिग्मा काउंट करना है, अभी आपने करा था कि 8 तो सराउंडेड हाइड्रोजन एटम है तो उसमें तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हाइड्रोजन वाला तो 8 आपने वैसे ही काउंट कर लिया है। अब केवल आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड काउंट करने हैं। तो 1 2 3, तो 8 + 3 कितना हुआ, चलिए वैसे नहीं आ रहा है तो 8 के बाद 9 10 11। तो टोटल हमारे सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटा, 11। समझ में आ गया? एक ये क्वेश्चन जो है वो भी आता है आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड का। ठीक है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नो मैम। नो मैम। ओके बेटा। बेटा ये जो एक स्टूडेंट है इसमें, ये रॉकिंग नाम से जो आए हैं वो अपने आप को रीनेम करो बेटा, और जो आपका ओरिजिनल नेम है आप वो दिखाइए, अदरवाइज फिर आपको रिमूव कर दिया जाएगा बेटा। आप प्रीवियस क्लास में भी यही लिख कर गए थे बेटा, रॉकिंग। कौन है ये? बेटा रीनेम करिए, मैंने आपको मैसेज भी कर दिया है। ओके।
क्या नाम है बेटा आपका? आप बोलिए जरा, ये जो रॉकिंग नाम से आए हैं उनका क्या नाम है बेटा? देखिए बेटा, आप इस तरह से अपना जो नेम है चेंज करके मत आइए, क्योंकि फिर आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क नहीं हो पाएगी, ठीक है ना? तो आपका जो ओरिजिनल नेम है, सेक्शन है, क्लास है, उसको अच्छे से आप लोग नोट करके आइए। चलिए, अभी तो ये है कि 11th क्लास है, तो आप केवल सेक्शन भी लिख लेंगे तो वो इजी हो जाएगा अटेंडेंस के लिए। चलिए, तो आप लोगों ने सिग्मा पाई तो पढ़ लिया। उससे पहले अब इसी में आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बेटा, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताइए। मैम पाई क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ बेटा, क्या मैम बोल रहे हैं? पाई रिप्रेजेंट मैम पाई क्या रिप्रेजेंट करता है? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होता है। पाई शोज मल्टीपल बॉन्डिंग, डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग, वेयर एज सिग्मा शोज सिंगल बॉन्डिंग। ये बेटा केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में था ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड? ओके मैम। एक्सियल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग। भूल गए आप? याद आ गया कि भूल गए हो? फिर से मैम बता याद दूं? आ गया। ओके बेटा। हाँ, तो अब अगर मैंने इसमें पूछा है बच्चा कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो देखिए, अगर आपको ये पूछा गया है कि स्टेट एंड नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम, देन ईच कार्बन एटम का मतलब होता है, अभी इसमें C4 है, तो आपको इंडिविजुअली हर एक का आपको क्या बताना पड़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन। तो अब मैं एक दूसरा पेन ले रही हूं। हर्ष, एक मिनट बेटा। बेटा, आप लोग बता सकते हो इसमें कि कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे? हाँ, आपने अभी बोला सिग्मा और पाई, तो देख लिया ना। उसके अकॉर्डिंग क्या आप बता सकते हो बेटा इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा सिग्मा और पाई के अकॉर्डिंग? क्यों बेटा? ये आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में बताया था एक ट्रिक। ये देखिए, फर्स्ट कार्बन एटम मैंने इसको दिया, सेकेंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम एंड फोर्थ कार्बन एटम। इसमें 4 कार्बन एटम मैंने कंसीडर किए हैं। अब मैंने कहा है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम। सो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C1? C1 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? मैम sp2। फॉर C1, मैम वाई sp2? मैम क्योंकि एल्कीन क्योंकि है, डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड। है। यस, sp2। वेरी गुड। फॉर C2 क्या हो जाएगा बेटा? मैम इसमें भी इसमें, sp2। मैम sp2। हाँ बेटा, बस यही थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज होते हैं कि वन साइड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ऑलवेज जो प्रेफरेंस है वो हम लोग किसको देते हैं बेटा? डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। तो दैट मीन्स कि C1 एंड C2, इनमें क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब जरा इसका बताइए, C3 का sp3। sp और C4 का। sp3। मैम sp3। हाँ, तो क्यों इसका sp3 हुआ है? केवल 2-3 बच्चे आंसर कर रहे हैं और बच्चों को शायद याद नहीं होगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है। हाँ, यानी कि एल्केन्स जो है वो इतना आपको याद कराया था, एल्केन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, एल्कीन्स sp2 करते हैं। तो अब मुझे एक स्टूडेंट बताएगा एल्काइंस क्या शो करते हैं? ये अंकुर सिंह। अंकुर सिंह बेटा बताइए जरा, एल्काइंस क्या शो करते हैं? दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है, साइनो ग्रुप यहां पर दिया हुआ है HCN में, चलो CS3 कर देते हैं, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये इस तरह से आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है बेटा। अब आप इसमें मुझे बताइए इस C1 का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है। बताइए बेटा जी। मैम sp।
मैम एसपी। हाँ, वेरी गुड। देखिए ये हमारे 12th में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपका C1 जो होगा वो sp होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। और रेस्ट ऑफ ये दोनों क्या होंगे बेटा? C2 एंड C3। sp3। एसपी2। मैम अरे sp2। एस हाँ, sp2 बेटा, वेरी गुड। अच्छा, अब एक, अगर मैंने आपसे कहा नेम, अभी मैंने IUPAC नहीं पढ़ाया है इसलिए नेम से नहीं दे रही हूँ, बट बोर्ड एग्जाम में इनको नेम से आता है, जैसे मिथेनामाइड। तो मिथेनामाइड का मतलब हो गया, आपको दिख रहा है कि कार्बन एटम जो है वो एक ही होगा और उसमें CONH2 ग्रुप है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है CONH2। तो अब मुझे बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एक ही कार्बन एटम है इसलिए हम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे 1 2 3, और किसी का हाइब्रिडाइजेशन आपने ऑर्गेनिक में नहीं निकालना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आपको पूछा जाएगा तो कार्बन का ही पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर एटम जो है वो हमेशा कार्बन एटम ही होता है। तो अगर पूछा जाए राइट द हाइब्रिडाइजेशन इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन को एज अ सेंटर एटम लेकर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर मेंशन करना है। बताइए जल्दी से। मैम sp2 एसपी2। मैम sp2। sp2। वाई sp2 बेटा? मैम बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। यस, वेरी गुड। तो देखिए आपको अगर हेट्रो एटम भी है, अगर सराउंडेड, हेट्रो एटम मींस कि रेदर देन हाइड्रोजन भी अगर सराउंडेड एटम है, फिर भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही वाला रूल फॉलो होता है जो आप उसमें फॉलो करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि डबल बॉन्ड के लिए sp2, सिंगल बॉन्ड के लिए sp3 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए sp। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है? इसमें और बताना है या हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया बेटा आप लोगों का? हम क्लियर है। मैम क्लियर है। क्लियर है। अच्छा, और सारे बच्चों को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा? क्योंकि ये एक क्वेश्चन जो है ये आपका आना ही आना होता है, सिग्मा पाई हाइब्रिडाइजेशन, और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस में तो ये बहुत ज्यादा ही आना होता है, ठीक है? तो देखिए सबसे पहला जो इसमें हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन बिलोंग्स टू हाइड्रोकार्बन एंड देयर क्लासिफिकेशन। उसके बाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन में सिर्फ आपका एक छोटा सा चार्ट है, उसको जरा सा मैं बता देती हूँ, इसलिए क्योंकि वैसे ये चार्ट आता नहीं है आपको कहीं भी, लेकिन इन टर्म्स को ये है कि इन टर्म्स को आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें आप किसकी स्टडी करते हो? हाइड्रोकार्बन्स की। तो मैं यहीं पर लिखे दे रही हूँ उस चीज को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ना ज्यादा बड़ा करते हुए चार्ट। आप इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिप्लेस कर सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है बेटा? तो आप देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात हो रही है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ आप दो तरह के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो बेटा। एक होता है हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर्स। ओपन चेन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जैसे ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। और एक होता है क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर्स। अब क्लोज चेन स्ट्रक्चर क्या होता है? हम लोग किस स्ट्रक्चर को क्लोज्ड स्ट्रक्चर कहते हैं? तो देखिए क्लोज स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपका कार्बन कार्बन है, यहाँ पर आप देख रहे हो कार्बन कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन बना रहा है। अगर इसी तरह एक कंपाउंड में बना रही हूं ये, तो इसमें कार्बन कार्बन जो है वो बॉन्ड्स तो बना ही रहे हैं, बट उसके साथ क्या हो रहा है? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो, या एक क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो दो ही तरह के ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर होते हैं, या तो ओपन चेन होता है या क्लोज्ड होता है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे इस हाइड्रोजन को हटा के मैंने यहाँ पर चेन बना दिया, तो वो उसमें क्लोज्ड भी हो गया और ओपन भी हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि हम बेस किसको, वर्ड रूट किसको ले रहे हैं, फिर उसको उसमें क्लासिफाइड करते हैं। वो अभी बताएंगे कि डेरिवेटिव्स कैसे कहे जाते हैं। तो जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, उनको हम लोग और क्या कह सकते हैं?
एसाइक्लिक। देखो बहुत ही इजी है, मैं बहुत ज्यादा वो वाले वर्ड्स ही नहीं यूज करती हूँ जो आपको याद ना हो। अब एसाइक्लिक वर्ड अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो एक और वर्ड मैं बताती हूँ कैसे आप इसको याद कर सकते हो। क्लोज स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बेटा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक। साइकिल जो होता है उसके अकॉर्डिंग, तो मैंने बोला साइकिल बना रहा है, साइक्लो स्ट्रक्चर है, ये बंद है, तो मैंने क्या बोल दिया, ये साइक्लिक है। अगर ये साइक्लिक है तो यहाँ पर ए साइक्लिक, क्योंकि केमिस्ट्री में ए का मतलब ज्यादातर क्या होता है बेटा, ए मीन्स नॉट, नॉट साइक्लिक। और जो नॉट साइक्लिक है वो क्या हो जाएगा बेटा, ओपन चेन और ब्रांच्ड चेन। ठीक है ना, इसमें भी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन होते हैं, वो अभी हम बताएंगे आपको। उससे पहले इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम। हाँ, अब इन्हीं को हम लोग और क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोल दिया, ए साइक्लिक बोल दिया, और एक बहुत ही कॉमन नेम जो है वो होता है एलिफेटिक। एलिफेटिक वर्ड इनके लिए बेटा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम जब इनकी डिस्कवरी हुई थी तो जो प्रिपेयर किया गया था फर्स्ट एलिफेटिक कंपाउंड, तो वो जिस एनिमल फैट से उसको ऑब्टेन किया गया था, इसलिए इसका नेम एलिफेटिक भी वर्ड रखा गया। क्योंकि ग्रीक में अगर देखा जाए तो ग्रीक में एली का मतलब जो होता है वो हमारा एनिमल होता है, और जो फैटिक वर्ड दिया है उसकी जगह यहाँ वर्ड होता है फैटोस। फैटोस का मतलब होता है फैट्स, तो एनिमल फैट। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो डेराइव्ड फ्रॉम जनरली एनिमल फैट। फर्स्ट टाइम ये एनिमल फैट से जो है वो डेराइव्ड हुए थे, इसलिए इनका नेम एलिफेटिक कंपाउंड रखा गया था। ठीक है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? नो मैम। नो अच्छा, मैम। अब देखिए इसमें वैसे कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि इसमें दो तरह से कंपाउंड्स को हम लोग स्टडी करते हैं। एक होता है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और दूसरा होता है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स, तो देखिए स्ट्रेट चेन का एग्जांपल जो है वो तो आपने अभी बहुत सारे देख लिए हैं, ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी सब स्ट्रेट चेन है। अगर आप ब्रांच चेन का देखते हैं तो देखिए ब्रांच चेन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने आइसोमर्स पढ़े थे, जो आइसो वर्ड है, नियो वर्ड्स जो हैं, ये सारे जो हैं वो ब्रांच चेन के लिए आते हैं। जैसे मैंने एक ब्रांच यहाँ पर अभी बना दी है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं यहाँ पर ब्रांच। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा? यस मैम। हाँ यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा, चलिए अब उसके बाद बेटा आप जरा क्लोज चेन का सोचते हैं कि क्लोज चेन में क्या होता होगा। देखिए दो वर्ड बता रही हूं मैं यहाँ पर, एक है होमोसाइक्लिक और एक है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब देखिए होमो वर्ड जो है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, मैं यहाँ पर बना दूं बेटा, इधर थोड़ा स्पेस नहीं है, नीचे ले जा रही हूँ। ठीक है बेटा, होमोसाइक्लिक, फैन चला दो, कवर हटा मैम दो। नीचे वाला दिख नहीं रहा है। अच्छा, अब ठीक है? यस मैम। तो होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। देखिए होमोसाइक्लिक में एक वर्ड है हाइड, होमो, और इसमें एक वर्ड है हेट्रो, जो हम लोग बहुत 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। होमो का मतलब क्या होता था बेटा, बताओ? सेम। सेम। सेम, वेरी गुड। और हेट्रो का मतलब क्या होता था? डिफरेंट। 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 बेटा यहाँ पर होमोसाइक्लिक का मतलब होता है कि जिसमें आपका सेम एटम है। अब हाइड्रोकार्बन का बेस क्या है बेटा हमारा? हाइड्रोकार्बन का बेस हमारा होता है कार्बन। तो हम लोग कहते हैं कि अगर कार्बन कार्बन क्लोज, हाँ कार्बन कार्बन अगर क्लोज स्ट्रक्चर बना रहा है तो उसको हम लोग बोल देते हैं होमोसाइक्लिक। और कार्बन के अलावा कोई और अगर एलिमेंट एंटर हो गया है तो उसको हम लोग बोल देते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन एटम होना चाहिए, और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कि उसमें कोई भी हो सकता है। अब होमोसाइक्लिक को बताने से पहले
जरा इसी के पहले ही होमोसाइक्लिक में 2 फिर से क्लासिफिकेशन होते हैं और इनमें बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। देखिए क्यों होता है वो भी आप समझ जाएंगे नेम से ही सुनकर। होमोसाइक्लिक में एक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं और एक एलिसाइक्लिक। बच्चा कंफ्यूज क्या होता है, ओपन चेन को और एलिसाइक्लिक को एक ही वर्ड समझ लेता है बच्चा, बस ये गड़बड़ कर देते हैं। ये भी सिमिलर होते हैं, ये एलिफेटिक कंपाउंड्स की तरह ही होते हैं, बस फर्क कितना हो जाता है, फर्क इतना होता है कि ये जो एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं वो ओपन ना होकर, स्ट्रेट और ब्रांच ना होकर अगर क्लोज स्ट्रक्चर बना लिया है तो हम लोग उनको एलिसाइक्लिक कहने लगते हैं। समझ में आ गया बेटा? These compounds also resemble aliphatic compounds and their characteristics. क्यों? क्योंकि इसमें भी एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन की सीरीज होती है। एरोमेटिक बिल्कुल एक डिफरेंट ग्रुप है जिसमें सिर्फ एक कंपाउंड है और उसके डेरिवेटिव्स हैं, वो अलग बात है। पहले एलिसाइक्लिक को समझ लो। एलिसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक है, इसका एक नेम हम लोग कार्बोक्सिलिक कंपाउंड भी कह देते हैं। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो चेन क्लोज हो रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होने चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि ये वाला किसको कंसीडर करता होगा, ये मैंने जो बनाया है ये स्ट्रक्चर, हेटेरोसाइक्लिक को या होमोसाइक्लिक को? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को पक्का? यस मैम। Yes, ma'am. बस तो ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि होमोसाइक्लिक को ही करता है। अब इसी का थोड़ा सा एक मैं 6 वाला इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक डिफरेंस बताना है मुझे, इसलिए 6 कार्बन एटम है और आपको मालूम है 6 पर एक वर्ड यूज होता है सफिक्स के लिए, कौन सा? ईथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट। इसको कंसीडर करो जरा, 6 पर क्या आता है बेटा? Hex. तो ये वर्ड जो है वो हमारा साइक्लिक है, तो इसका और सिंगल बॉन्ड सबके बीच में है तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, एलिफेटिक के अकॉर्डिंग इसका नेम हेक्सेन तो होना ही है, उसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। लेकिन ये क्लोज्ड है तो बस इनके नेम्स के आगे क्या लग जाता है? साइक्लो। तो यहाँ पर आप हेक्सेन, अगर ये एलिफेटिक होता तो आप हेक्सेन लिख देते, लेकिन क्योंकि ये एलिसाइक्लिक है तो बस इसके नेम के आगे आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो फिर इस वाले का नेम क्या हो जाएगा बेटा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोपेंटेन। साइक्लोप्रोपेन। अरे क्या बोल रहे हो? साइक्लोप्रोपेन। And 1 propane. 2 3 है। साइक्लोप्रोपेन। हाँ वेरी गुड। पेंटेन में तो 5 होते हैं ना, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा बेटा जी, वेरी गुड। अब बात हो रही है एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए एरोमेटिक, 5 हैं, 3 ही तो कार्बन मैम है। प्रोपेन होगा ना? Propane होगा। साइक्लोप्रोपेन ये कार्बन साइक्लोप्रोपेन मैं होगा। उसको बोल रही थी और उसने बोला वही लिख दिया, साइक्लोप्रोपेन होगा। पेंटेन में तो 5 होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ये भी होमोसाइक्लिक का ही पार्ट है। दैट मींस कि जो हमारी रिंग बन रही है वो कार्बन कंपाउंड्स की ही होगी। जो हमारी रिंग बन रही है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें कार्बन ही होगा। लेकिन इसमें फिक्स्ड होता है प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग जो होता है वो हेक्सागन कार्बन एटम होता है। हेक्सागन कार्बन एटम का मतलब हो गया बेटा, हेक्सागन कार्बन एटम का मतलब क्या हो गया बेटा? कितने कार्बन होने चाहिए उसमें? 6. 6। वेरी गुड। तो देखिए सिंगल बॉन्ड तो हमें बनाना ही है क्योंकि हमें क्या करना है, उसको एक कंपाउंड है जिसको हमें कार्बन को अटैच करना है और एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर देना है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड? कि हेक्सागन तो ये कंपलसरी है कि इसमें एक हेक्सागन होना चाहिए ऑफ कार्बन एटम्स, बट उसमें एक कंडीशन होती है कि उसमें क्या होना चाहिए? अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। अल्टरनेट सिंगल और डबल का मतलब हो गया कि अगर एक सिंगल है तो उसको फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें हाइड्रोजन का नंबर जो है देखिए बेटा वो भी चेंज हो जाता है। हाइड्रोजन का नंबर भी चेंज हो रहा है ना। यहाँ पर अगर आपको याद होगा इस कंपाउंड का फॉर्मूला C6H12 था,
बट इसका फॉर्मूला जो है बेटा वो C6H6 हो जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कंप्लीटली डिफर फ्रॉम एलिफैटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक जो होते हैं वो एलिफैटिक से बिल्कुल भी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एरोमेटिक में हम लोग केवल और केवल क्या स्टडी करते हैं, बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स। बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स की मतलब अगर बेंजीन रिंग नहीं है तो जनरली बात हो रही है, अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा। हेट्रोसाइक्लिक में अभी हम लोग बताएंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं हकल्स रूल फॉलो करते हैं, उनको भी हम एरोमेटिक कह सकते हैं, वो अभी है नहीं, बाद में है आपका, इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद। तो अब आपका क्या हो गया कि इसमें मिनिमम हमें क्या चाहिए, बेंजीन रिंग चाहिए, है ना। और बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनको हम लोग ने क्या कह दिया, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर? नो मैम। देखिए हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है कि हमने साइकिल तो बनाया, यानी कि क्लोज्ड स्ट्रक्चर तो मैंने बनाया कार्बन का, जैसे ये मैंने टेट्रा का बना दिया, बट उन कार्बन एटम्स में एक हेट्रो एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इसको हम लोग हेट्रो एटम वर्ड क्यों दे रहे हैं बेटा? इसको हमने हेट्रो एटम वर्ड क्यों दिया है बेटा? ये हाइड्रोकार्बन के एटम चला गया, हाँ, वेरी गुड। डिफरेंट एटम। क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में आपने बोला था कार्बन और हाइड्रोजन ही होना चाहिए, और हमने तो यहाँ एंट्री करा दी है नाइट्रोजन की, तो इसलिए इसको हम लोग ने हेट्रो एटम दिया है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए किसी भी कंपाउंड में जो क्लोज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है और उसमें कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। बट इसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक नहीं कहेंगे बेटा, ये जो है ये आपका हेट्रोसाइक्लिक नहीं होगा, ये एलिफैटिक ही कंसीडर होगा, इसमें इसको फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलिफैटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। पक्का ना? नो मैम। अब मैं आपसे, हाँ अब मैं देख रही हूँ ना, आप लोग कह रहे हो कि नो मैम, तो जरा मैं आपको एक कंपाउंड दे रही हूँ, आप उसमें ये बताइएगा कि ये आपका एलिफैटिक होगा या एरोमेटिक होगा, बस इतना सा ही बताना है, अभी और कुछ ज्यादा नहीं पूछ रही हूँ, बस इतना सा बता दीजिएगा। देखिए अभी जो मैंने कंपाउंड बनाया वो आपने देख लिया, मतलब जितना भी मैंने क्लासिफाइड किया है उसमें आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये किस कैटेगरी में होगा, एलिसाइक्लिक होगा, एरोमेटिक होगा, हेट्रोसाइक्लिक होगा, तीन जो मेन आपका था उसमें। अब ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है जो मैंने अभी बताया नहीं है, इसलिए मैं इसको दो तरह से लिख देती हूँ। 6 कार्बन एटम का ये मैंने एक रिंग बनाया है जहां अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। देखिए इस बार मैंने बॉन्ड्स की पोजीशन अलग की है, क्यों? क्योंकि ये यही रिप्रेजेंट करता है कि ये अल्टरनेशन में ये फिक्स नहीं है कि आप इधर से ही C1 और C2 कंसीडर करेंगे, आप इस साइड से भी कर सकते हो, आप इस साइड से भी कर सकते हो, अल्टरनेशन वो जो है वो किसी भी साइड से हो सकता है, ये कैलकुलस रूल है। ठीक है बेटा, अब इस कार्बन एटम से अगर मैंने NH2 लगा दिया है, ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही हैं, इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम, किसी को इस स्ट्रक्चर को समझने में कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो मैम। अच्छा, अब मुझे बस इतना आप बता दीजिए बेटा कि ये कंपाउंड जो है ये कैटेगरी में आता है एरोमेटिक। बट इसमें तो नाइट्रोजन भी है बेटा, तो ये हेट्रोसाइक्लिक में क्यों नहीं आया? मैम वो चेन में नहीं है, वो चेन से बाहर है। अच्छा, अब एक और कंपाउंड वो बता चेन रही में नहीं है मैम, वो चेन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अच्छा, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है चेन को, अच्छा सपोर्ट कर रहा है चेन को, क्यों? नो मैम, चेन से बाहर है वो मैम, वो चेन से बाहर है। अच्छा, आप जरा ये देखिए कंपाउंड, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड रूल ये भी फॉलो कर रहा है। आप बताइए ये किस कैटेगरी में आप रखेंगे इसको? हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक। क्यों बेटा?
नाइट्रोजन चेन के अंदर है। यस, चेन के अंदर है। यस, वेरी गुड। ये आपका हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा, इसका नेम होता है, ठीक है। ये आपका हेट्रोसाइक्लिक हो गया बेटा, और ये एरोमेटिक हो गया। वेरी गुड, अब आपको समझ में आ गई हैं सारी चीजें। चलिए, अब जरा इतना पढ़ लिया है तो यहाँ पर जरा ये इसके हाइब्रिडाइजेशन और बता दीजिए कार्बन के, कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सा होगा इसमें। sp मैम सब में sp2, सब में sp2 होगा। मैं दोनों में sp2। सब में sp2। वेरी गुड, बिल्कुल सही। क्यों sp2? क्योंकि डबल बॉन्ड फॉर्म इधर दिस साइड और दिस साइड, एक साइड तो डबल बॉन्ड से वो कनेक्टेड है ही, तो इसमें आप क्या कहेंगे, ऑल कार्बन एटम्स, सारे कार्बन एटम जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। बिल्कुल, बहुत सही। तो अब देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स के भी नेम का है, जैसे एलिफेटिक का है कि वो किससे डिस्कवर्ड हुए थे। तो जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है, एरोमा, एक वर्ड होता है बेटा एरोमा। एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, स्वीट स्मेल। तो जनरली ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, उनकी स्मेल जो होती है वो बहुत स्वीट होती है। देखिए, जनरली वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, तो ऐसा मत करिएगा कि आप लैब में आए तो सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स आप कहें कि बहुत ही ज्यादा ये सही होगा, तो आप उसको अच्छे से इनहेल करें। लेकिन अपनी लैब में जो है फिनॉल है, वो बहुत ही अच्छा स्वीट प्लेजेंट स्मेल होती है उसकी। तो जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं। इसमें एरोमा का मतलब ही होता है स्वीट स्मेल और फ्रेग्रेंस, तो इनमें एक स्वीट स्मेल भी आती है। देखिए बेटा, क्लास थोड़ा जल्दी मैंने शुरू कर दी थी क्योंकि स्कूल से आई थी, तो मुझे टाइम मैंने देखा नहीं 2-3 मिनट पहले, तो मे बी क्लास जो है वो अभी बंद हो जाए, तो आप लोग परेशान मत होइएगा और लीव कर दीजिएगा, मतलब लीव हो ही जाएगा शायद, ठीक है। तो अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी स्टूडेंट को? नो मैम। नो मैम। हाँ, अब एक नया टॉपिक मैं बता रही हूँ यहाँ पर, और बहुत ही इजी है। अगर टाइम कितना 1.5 मिनट है मैम। मुझे ये भी कितना है बेटा? 1.5 मिनट है। 1.5 मिनट। चलिए, मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बता रही हूँ, मतलब कल के लिए थोड़ा सा एक होमवर्क दे रही हूँ, अगर आप लोग कर लें तो ठीक है। मैं ग्रुप में एक आपको वो फंक्शनल ग्रुप का एक चार्ट डालूंगी, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ उनको पढ़ के आना है। कल कर लोगे? इतना तो कर सकते हो ना? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो बेटा मैं उसमें आपको ग्रुप में डाल दूंगी। वैसे आपके वही, अगर नहीं डालूं तो आप अपने आप भी पढ़ सकते हो। इसमें आपको ये करना है, केवल जितने फंक्शन ग्रुप हम लोगों ने 10th में डिस्कस किए थे, कौन कौन से डिस्कस किए थे आपको याद है बेटा? एल्कोहल्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, कीटोन्स। हाँ, बेटा ईथर भी पढ़ा था, अगर याद हो, ROR। यस मैम। हाँ, एस्टर याद है आप लोगों को बेटा? एस्टर एसिडिफिकेशन, एक रिएक्शन आप लोग करते थे ना बेटा, अल्कोहल प्लस एथेनॉइक एसिड के साथ अल्कोहल, वेरी गुड।